हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। हम लोग कैश बुक में काम कर रहे हैं। कैश बुक का फर्स्ट सेशन में हमने आपको थोड़ा सा बेसिक बताए थे, एक इलस्ट्रेशन भी करवाया था। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। जो बाकी बचा है आज और क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आपको आज सिंगल कॉलम कैश बुक ही बताएंगे। बच्चों, कैश बुक के बारे में हमने पढ़ा था कि कैश बुक क्या है। सब्सिडरी बुक्स कुछ होती हैं, उसमें से एक है कैश बुक। बड़ा ही इम्पोर्टेंट बुक है हमारे व्यापार के लिए। बच्चों, जैसे शरीर में आदमी के रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो वाइटल ऑर्गन है, इसके बगैर हम नहीं चल सकते। ऐसे ही हमारे व्यापार के लिए कैश एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। इसको बनाने के लिए बहुत सीधी सादी सी बात है, उसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है। और अगर आप उसको जान लेंगे थोड़ा सा, तो आपके क्वेश्चन में कोई गलती होने की संभावना नगण्य रहती है। हमने आपको कैश बुक में बताया था कि कैश बुक में केवल कैश के से संबंधित ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं। हम जनरल में पोस्टिंग ना करने के बजाय कैश बुक में पोस्टिंग कर देते हैं। तो कैश बुक और कैश अकाउंट दोनों एक ही चीज़ है बच्चों। चाहे उसको कैश बुक कह लीजिए और चाहे उसको कैश अकाउंट कर लीजिए, बात एक ही है। कैश बुक में जो दो तरीके की होती हैं, बल्कि कह लीजिए 3 तरीके की। एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक बताइए, एक डबल कॉलम कैश बुक बताइए और एक पेटी कैश बुक बताइए। सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कैश से संबंधित ट्रांजैक्शन नोट करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश के साथ साथ बैंक के भी ट्रांजैक्शन नोट कर देते हैं। तो हमें बैंक का अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ता है, कैश अकाउंट भी बन जाता है, साथ साथ बैंक का अकाउंट भी बन जाता है। अच्छा, दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें। वो कैश का ही काम करता है, बैंक अकाउंट भी कैश का ही काम करता है। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। दोनों के बैलेंस वैसे ही निकलते हैं। जैसे एक कैश का हमने निकाल के बताया था, वैसे आपके बैंक के भी बैलेंस निकाल देते हैं। तो दोनों की स्थिति हमारे सामने स्पष्ट रहती है कि कैश हमारे पास क्या है और बैंक में हमारी क्या पोजीशन है। तो इससे संबंधित हमने नियम 2-3 बताए थे आपको कि इसमें पोस्टिंग कैसे करते हैं। चलो प्रोफार्मा से शुरू करते हैं। प्रोफार्मा एक बनाते हैं और वहाँ से शुरुआत करते हैं कि कैश बुक की क्या पोजीशन बनती है। ये जैसे कि एक प्रोफार्मा मैं बनाता हूँ, आप धीरे से इसको नोट करते जाइएगा। ये लेजर अकाउंट का ही प्रोफार्मा होता है। इसको बीच से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला कॉलम आपका डेट का कॉलम आ जाएगा। सेकंड कॉलम आ जाएगा आपका पार्टिकुलर्स का कॉलम। फिर यहाँ 2 छोटे छोटे कॉलम होंगे। एक वाउचर नंबर आता है और एक आपका आ जाता है एक वाउचर नंबर, एक LF। सेम इसी तरीके का इधर भी होता है। एक तो डेट का कॉलम हो गया, एक आपका पार्टिकुलर्स हो गया, एक आपका छोटा छोटा बनाएंगे वाउचर नंबर और LF नंबर, और ये अमाउंट हो गया। अब इनको हम लिख देंगे इसमें। सबसे पहला डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर। वाउचर नंबर, जिस वाउचर से हम कैश बुक की यहाँ पोस्टिंग करेंगे उस पर जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर को यहाँ इसके सामने हम नोट कर लेते हैं। LF लेजर फोलियो, हम कैश में पोस्टिंग कर देते हैं, लेकिन कैश के अगेंस्ट वाला कॉलम, जिसमें से कैश आया है या जिसमें हमने कैश दिया है, उसकी पोस्टिंग हम कहीं लेजर में करते हैं जाके, उसका नंबर यहाँ दे देते हैं कि इससे संबंधित पोस्टिंग हमने
कहाँ करिए, बात समझ में आ गई। उसके बाद अमाउंट आ जाता है 1 2 3 4 5 कॉलम एक तरफ, दूसरी तरफ भी सेम कॉलम बढ़ेंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। बात समझ में आ गई। यहां पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ कैश बुक। ठीक है ना, ये आपका पूरा प्रोफॉर्मा होता है। यहां पर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, फर्म का नाम, कैश बुक, और या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लिखते चले जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल हमने बताया था डेट वाइज, फर्स्ट डेट को जो पहला, फिर सेकंड डेट को क्या, थर्ड को क्या, फोर्थ को क्या, फिफ्थ को क्या, ऐसे डेट वाइज हम यहाँ एंट्री करते जाते हैं। और डेबिट, ये है डेबिट आपका, और इसको बोलते हैं क्रेडिट। लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट। लेफ्ट में क्या होता है, यहां पे हम रिसीट, सीधी सी बात करेंगे तो रिसीट और पेमेंट की किताब होती है। किसकी किताब होती है बच्चों? रिसीट और पेमेंट की। जी बच्चों, हमारा ये लेफ्ट साइड होता है रिसीट का और राइट साइड होता है पेमेंट का। आपको सीधी सी बात समझ लेनी है, व्यापार में जो भी पैसा आएगा, जो पैसा हमें मिलेगा, उसको हम डेबिट साइड में, लेफ्ट साइड में लिख देंगे, और जिसका हम भुगतान करेंगे वो हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राप्तियां, और इसको बोलते हैं भुगतान। बात समझ गए? हमने भुगतान किया तो इधर लिख दिया, प्राप्तियां की तो इधर लिख दी। ये कैश बुक है, इसमें और कुछ टेक्निकल बात नहीं, लेकिन इसका हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहते हैं कि हम प्राप्तियों को इधर ही क्यों लिखते हैं, पेमेंट को इधर ही क्यों लिखते हैं। हम इस बात को आपको क्लियर करना चाहते हैं कि ये तो सीधी सी बात हो गई कि हमें कुछ मिला, हमने इधर लिख दिया, और कुछ हमने पेमेंट किया तो इधर लिख दिया। लेकिन हम आपको बिल्कुल ये क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बच्चों, जब हमने आपको जनरल एंट्री बताई थी तो उसमें आपको बताया था 2 मेथड एंट्री करने के। नंबर 1 ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल बताया था, और एक मॉडर्न अप्रोच बताई थी। एक ट्रेडिशनल बताया था, एक मॉडर्न अप्रोच बताया। यहां कैश की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? कैश की बात कर रहे हैं। इसमें भी कैश और इसमें भी कैश। यहाँ प्राप्तियां क्यों लिखते हैं, प्राप्त जो होता है वो हम डेबिट में क्यों लिखते हैं, ये हम समझाएंगे आपको। ये ट्रेडिशनल मेथड है। ये दोनों मेथड से इसमें हम इसको रियल अकाउंट मानते हैं बच्चों। इसमें हम इसको रियल अकाउंट मानते हैं और इसमें हम इसको एसेट मानते हैं। बात क्लियर? इसमें कोई समस्या? ये तो आप पढ़ चुके हैं। रियल अकाउंट का नियम है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ गए बच्चों? अगर ट्रेडिशनल मेथड से कैश को हम समझेंगे, कैश एक रियल अकाउंट में आता है, और रियल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हमारे पास कैश आएगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। यही काम हम यहाँ कर रहे हैं। कैश हमारे पास आया, इसका मतलब है हमें प्राप्त हो गया।
तो हमने डेबिट कर दिया, यही तो नियम लागू हो गया। दूसरे नियम से हमने एसेट मान लिया, एसेट का नियम था कि इंक्रीज अगर कर रहा है तो हम इसको डेबिट कर देंगे, और डिक्रीज अगर कर रहा है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक, तो अगर इस नियम से देखेंगे, अगर हमारे पास कैश आ रहा है इसका मतलब बढ़ रहा है। कैश हमारे पास आएगा तो इंक्रीज ही तो करेगा, व्यापार में कैश आएगा तो इंक्रीज ही तो करेगा, और इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। वही हम यहाँ कर रहे हैं, वही हम यहाँ कर रहे हैं। मतलब प्राप्तियां हैं तो डेबिट कर दिया, और हमने किसी को भुगतान किया, डिक्रीज हो गया हमारे पास से कैश, डिक्रीज हो गया तो हमने क्रेडिट में लिख दिया। तो ये नियम यहाँ पर भी लागू होता है कि हम यहाँ डेबिट में और क्रेडिट में रिसीट और पेमेंट कैसे लिखते हैं, वो नियम के आधार पर लिखते हैं। बच्चों समझिए बात, इसमें कोई समस्या, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम डेबिट में क्यों लिखते हैं रिसीट को, और पेमेंट को क्रेडिट में क्यों लिखते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें अब कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमने कैश में अगर हमारे पास आ रहा है तो हम डेबिट में लिखेंगे, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, हमने पूरी बात आपको बता दी, अब क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कैश का तो आइटम हमने यहाँ लिख दिया बच्चों, कैश का तो हमने यहाँ डेबिट का डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट का क्रेडिट, जो आया हमने डेबिट में लिख दिया, जो गया हमारे पास से क्रेडिट में लिख दिया। लेकिन अब इसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग एंट्री भी होती होगी, क्योंकि कैश के साथ साथ हम कुछ ना कुछ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। अकाउंट्स क्या है, डुअल एस्पेक्ट। हमने एक एंट्री तो यहाँ कर दी, लेकिन दूसरी एंट्री हमें रिलेटिव अकाउंट में करनी पड़ेगी, जो उससे संबंधित अकाउंट होगा। कैश अगर आया है तो किस हेड से आया है वो हमें नोट करना पड़ेगा उस साइड में जाके। कैश अगर गया है तो किस हेड से गया है वो हमें वहाँ नोट करना पड़ेगा लेजर अकाउंट में जाके। ठीक है ना, ये भी हम समझेंगे क्यों। डेबिट में आया है तो क्रेडिट अकाउंट होगा वो, और क्रेडिट आया है तो वो अकाउंट, दूसरा अकाउंट डेबिट अकाउंट होगा। ये तो बात पक्का। दूसरी बात, जो भी अकाउंट होगा, जो भी अकाउंट हो, उसमें जो डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा वो केवल कैश हो रहा होगा, केवल और केवल कैश ही होगा, दूसरी कोई चीज नहीं होगी। कैश बुक में तो सारी चीजें होंगी। क्यों होंगी, अब मैं इसको भी थोड़ा सा बताता हूं। आपका व्यापार में कैश है, कैश आने के कई साधन हो सकते हैं। आपने सेल्स कर दिया, आपको कमीशन मिल गया, आपको कमीशन मिल गया, आपको डेटर्स ने पेमेंट कर दिया, आपको ऑनर ने दे दिया। कई कारण हो सकते हैं जिसमें से कैश बढ़ेगा, ये कोई भी दे सकता है। लेकिन तो कैश बुक में एंट्री जो होगी सेल्स में भी हो सकती है, टू सेल्स, टू कमीशन, टू डेटर्स, टू ऑर्डर, यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि ये कैश आया है ना हमारे पास, ये डेबिट हो रहा है, आया है इन हैंड से। तो अगर हम कैश बुक में एंट्री करेंगे, आपको बताया था जनरल का नियम कि जिस अकाउंट में एंट्री करते हैं उसका रेफरेंस ना आके जहां से आया है उसका रेफरेंस देते हैं। हालांकि डेबिट में ही होगा, कैश डेबिट हो रहा है तो करेंगे डेबिट में ही, लेकिन नाम जहां से आया है उसका लिखेंगे। अगर कैश आया है तो नाम हम दूसरे का लिखेंगे। अब जैसे सेल से आया तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स, कमीशन से आया टू कमीशन, ऑनर ने दिया है टू कैपिटल। बात समझ में आ रही ना। तो इन हेड से आ सकता है, तो इनके हेड यहाँ तो अलग होंगे, लेकिन जब हम ये अकाउंट खोलेंगे जाके, सेल्स खोलें, चाहे कमीशन खोलें, चाहे डेटर्स खोलें, चाहे ऑनर खोलें, तो इसमें टू कैश ही आएगा, केवल और केवल, दूसरी चीज नहीं आएगी। केवल क्या आएगा, टू कैश। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लीजिए कैश सेल्स ऑफ रुपीज 10,000 की कैश सेल कर दी,
ठीक है ना। अब इसको आपको कैश बुक में लिखना है और रिलेटिव अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। यहाँ क्या करेंगे कि आपको मिला है तो यहाँ मान लीजिए डेट है 01/01/2023, ठीक, और लिखेंगे टू सेल्स, क्योंकि सेल्स आया, और 10,000। ये बात यहाँ खत्म हो गई। लेकिन दूसरी एंट्री इसमें होगी सेल्स की, क्योंकि जनरल एंट्री इसकी क्या होगी, जनरल एंट्री होगी इसकी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये तो है। अब डुअल एस्पेक्ट में आपने ये तो एंट्री इसमें कर दी, लेकिन अभी सेल्स बचा हुआ है, तो सेल्स के अकाउंट में लेजर में जाके हम पोस्टिंग करेंगे। कहाँ, क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, बाई कैश, और ये 10,000। आज समझ में आती। अब ये चाहे सेल्स हो, चाहे कमीशन हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट हो, किसी भी हेड से आपके पास आएगा, लेकिन ये बाई कैश ही होता जाएगा। क्रेडिट में जो भी एंट्री इधर की होगी वो क्रेडिट में आएगी, बाई 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 अलग अलग अकाउंट में। कमीशन होगा कमीशन अकाउंट खोलेंगे, है ना, इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट अकाउंट खोलेंगे, तो ये क्रेडिट। और ये जहाँ क्रेडिट है कैश में, अगर हमने क्रेडिट में किया हुआ एंट्री तो हम डेबिट में करते जाएंगे, टू कैश टू कैश टू कैश, उसके रिलेटिव अकाउंट में बात समझ में आएगा। तो जो अलग अलग अकाउंट होंगे उनमें केवल कैश का ही जिक्र आएगा, दूसरा कोई जिक्र नहीं आएगा। जबकि कैश बुक में हमें सारे अकाउंट से जहाँ से भी कैश आ रहा है उनकी एंट्री करेंगे, और हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, तब आपको बात और क्लियर हो जाएगी। आपके पास क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर ए सिंगल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस in the books of Amit Traders. Amit Traders for the month of January 2023. अब इसमें आपका फर्स्ट आया कैश इन हैंड 50,000, ठीक। नंबर 2 कैश परचेज 10,000। नंबर 3 कैश सेल्स 7,000। Number 4 salary paid 5,000। Number 5 cash goods purchased from Ram ₹8,000। ये एंट्रीज है आपके पास 5 एंट्रीज, इनको हम कैश बुक बनाएंगे और इनके कंसर्न जो लेजर होंगे, रिलेटिव जो लेजर होंगे, उनमें हम पोस्टिंग करेंगे। देखो कैसे करते हैं। ये कैश बुक का प्रोफार्मा आपका बना हुआ है। अभी क्या करना है, यहाँ पे डेट
में डाल दीजिए 2023 और जनवरी 1। ये मान लीजिए हमने लिखा नहीं, ये जनवरी 1 का है, ये 5 का है, ये 10 का है, 15 का है और ये 25 का है। ठीक है ना, ये डेट है। तो जनवरी 1 का हमने कैश इन हैंड, यहाँ पे लिखेंगे टू कैश टू बैलेंस वीडी। वीडी मतलब ब्रॉड डाउन। हमारा व्यापार चल रहा है, पीछे के महीने में हमने ट्रांजैक्शन किए होंगे दिसंबर में, और उसके बाद जो हमारे पास कैश बचा वो ये बचा है, ये 50,000। ठीक है बच्चों, ये पहली एंट्री होगी। दूसरी है कैश परचेज 10,000। हमने रोकड़ से नकद में माल खरीद लिया, क्या हुआ, कैश हमारे पास से चला गया, हमें भुगतान करना पड़ा। किसके हेड में, परचेज में। डेट डालेंगे 5/2023 जनवरी 5। ठीक है बच्चों, इसमें लिखेंगे यहाँ बाई आता है, बाई परचेज। डेबिट में 2 आता है, क्रेडिट में वाई आता है, परचेज 10,000। ठीक है। नेक्स्ट है कैश सेल्स जनवरी 10, कैश सेल्स टू सेल्स अकाउंट, 7,000। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट हो गया। नेक्स्ट आता है सैलरी पेड Jan 15 बाई सैलरी अकाउंट, वही सैलरी अकाउंट 5,000 ये पेमेंट कर दिया आपने। ठीक है। नेक्स्ट आता है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम 8,000। बच्चों सोचो जरा कि आपने माल खरीदा है राम से 8,000 का, क्या इसकी एंट्री कैश बुक में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कैश से मतलब कुछ नहीं है, ये हमने उधार माल खरीदा है। अगर किसी का नाम दिया हुआ है तो हम ये मान लेते हैं कि ये उधार माल खरीदा गया, जब तक कि इसमें कैश का जिक्र ना हो। अभी इसमें होता है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, गुड्स परचेज्ड इन कैश फ्रॉम राम, तो आप फिर कैश में ट्रीट करते हैं। लेकिन अब चूंकि इसमें दिया नहीं गया है, केवल राम का नाम दिया गया, इसका मतलब ये उधार खरीदा गया और उधार में कैश से कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। हम इसका टोटल कर लेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा कैश जो बैलेंस है वो डेबिट में ही निकलेगा, कभी क्रेडिट में नहीं निकलेगा। या तो जीरो होगा या डेबिट में होगा। तो डेबिट में हम इसका टोटल करेंगे, 57,000 आ गया। ये टोटल हमें यहाँ भी रख देना है, डबल लाइन कर देते हैं, जिससे कि ये पता चले ये अकाउंट क्लोज हो गया। बाई बैलेंस सीडी लिखेंगे इधर, कैरी डाउन कब करेंगे? जनवरी 31 को। कितना? 42,000 हमारे पास कैश बचा हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे Feb 1 बाई बैलेंस बीडी। ये 42,000 हमारा नेक्स्ट मंथ में आ गया। ठीक है, ऐसे हम इसको बैलेंस निकाल देंगे और ये कैश बुक हमारी 1 महीने की बंद हो जाएगी। इसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ये तो हमने आपको केवल अभी बताया है कि किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। अब ये तो हो गई कैश बुक की एंट्री। बच्चों किसकी हो गई? ये कैश बुक में हो गई। लेकिन अब ये सर्टेन अकाउंट्स जो परचेज है, सैलरी है, सेल्स है, ये हमको लेजर में पोस्टिंग करके बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे कि सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट बनाते हैं।
लेजर में, लेजर अकाउंट हमने आपको बताया, हम प्रोफॉर्मा नहीं बनाते हैं, केवल आपको बता देते हैं कि क्या है। यहाँ पर पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। अब सेल्स का है, यहाँ हमने क्या किया, कैश को डेबिट किया था, कैश डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स का क्या होगा, क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा बाई कैश अकाउंट 7,000। समझ गए बात, बाई कैश अकाउंट, ये सेल्स का अकाउंट है, तो सेल्स में ये आ जाएगा बाई कैश अकाउंट 7,000। बात समझ में आ गई। सेल्स में और दूसरा कोई नहीं है, इसलिए इसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 7,000 और यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस, इसको बंद कर देंगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 7,000। इस तरीके से ये अकाउंट बन जाएगा। इसमें और जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो तो हमें करने ही होंगे, अभी तो हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि ये किस तरीके से इसमें पोस्टिंग होगी। तो ये होगा, अब ये कोई भी अकाउंट होगा बाई कैश या टू कैश रहेगा। अब जैसे देखिए परचेज अकाउंट हम बनाएंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, यहाँ है क्रेडिट में, इसका मतलब कैश क्रेडिट में है। जब ये क्रेडिट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमने कैश को क्रेडिट किया होगा, परचेज को डेबिट किया होगा। तो डेबिट किया होगा तो हम डेबिट में लिखेंगे टू परचेज, टू कैश, सॉरी टू कैश 10,000। आज समझ में आई कि इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में जब हमने पोस्टिंग की तो चूंकि ये क्रेडिट में था इसलिए क्रेडिट में लिखना था और इसके अपोजिट वाले अकाउंट से लिखना था, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे बाई परचेज लिख दिया। अब हमने परचेज अकाउंट बनाया तो ये डेबिट में है, तो एंट्री तो डेबिट में ही होगी, एंट्री तो डेबिट में होगी, लेकिन इसके अगेंस्ट वाला ये कैश है तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे। बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये हमारा अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे, बाई बैलेंस सीधी 10,000 और यहाँ पर टोटल आ जाएगा, यहाँ पर भी टोटल कर देंगे और यहाँ महीने की पहली तारीख डाल के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। इस तरीके से ये अकाउंट भी बन जाएगा। ठीक है, अभी आता है सैलरी अकाउंट। अब हम सैलरी अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। सैलरी अकाउंट यहाँ क्रेडिट में दिया गया है, इसका मतलब कैश क्रेडिट में होगा, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कैश क्रेडिट होगा, इसलिए क्या एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि सैलरी हमने दी है तो ये एक्सपेंस अकाउंट है और एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, और कैश हमने गया है हमारे पास से, कैश डिक्रीज हुआ है, कैश हमारे पास से गया है डिक्रीज हुआ है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया गया है। अब यहाँ जो हम करेंगे कैश बुक में वो
इसके अगेंस्ट वाला बाई सैलरी अकाउंट किया है। अब सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम डेबिट में करेंगे टू कैश अकाउंट 5000 बाई बैलेंस CD 5000 टोटल कर देंगे, यहाँ भी टोटल कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD BD 5000। ये आपका सैलरी अकाउंट हो गया। तो इस तरीके से ये सारे अकाउंट जो 3 अकाउंट इसमें दिए थे, ये केवल सिंबॉलिक है आपको समझाने के लिए। ट्रांजेक्शन तो कई होते हैं उसमें, वो आपके बुक में दिए रहे होंगे ना, तो आप उसके क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें सारे आएंगे और उसमें कई अकाउंट होंगे। ये केवल सिंबॉलिक था कि इन अकाउंट्स को इनकी कैश बुक में यहाँ पोस्टिंग है तो यहाँ क्या। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी बाई कैश हुआ, यहाँ टू कैश हुआ, यहाँ टू कैश हुआ। तो जो उससे रिलेटिव अकाउंट में आप पोस्टिंग करने जाएंगे तो कैश अकाउंट ही आएगा, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। ठीक ना बच्चों, कैश बुक में सबके अलग अलग आएंगे, लेकिन जो पोस्टिंग करने जाएंगे आप लेजर में वो केवल कैश अकाउंट ही आएगा, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो कोई भी अकाउंट हो। इसकी पोस्टिंग करने के लिए कैश बुक में हमने बताया था कि जो चेक हमारे पास इन हैंड आता है उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं होती, उधार माल आता है उसकी कहीं पोस्टिंग नहीं होती, कैश डिस्काउंट कैश रिसीप्ट की कहीं पोस्टिंग नहीं होती, कैश डिस्काउंट कैश रिसीप्ट रिबेट अकाउंट हमने आपको डिटेल में बताया था क्या क्या होता है और उसकी पोस्टिंग क्यों नहीं होती है। तो इस तरीके से ये हम कैश बुक बनाएंगे और इस तरीके से ये सिंगल कॉलम कैश बुक का आपका प्रोफॉर्मा ये पूरा। बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक की, बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल एक कॉलम बनाया जाता है और डबल कॉलम कैश बुक में एक और कॉलम बना देते हैं, एक और कॉलम ऐड कर देते हैं जिसको बैंक कॉलम कहते हैं। तो दोनों कॉलम एक साथ बन जाते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, और दोनों का एंट्री साथ साथ होती चलती है। बैंक कॉलम जब बना लेते हैं तो बैंक अकाउंट नहीं बनाते, फिर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाते, कैश बुक में ही कैश अकाउंट हो जाता है और उसी में बैंक अकाउंट हो जाता है। तो आओ इसको विस्तृत से समझते हैं। सबसे पहले इसका प्रोफॉर्मा समझते हैं, प्रोफॉर्मा क्या है इसका, कैसे पहले ऊपर लिखेंगे कैश बुक, यहाँ पर लिखे देंगे इन द बुक्स ऑफ अमित ट्रेडर्स। मान लो अमित ट्रेडर्स का है तो ऐसे बनाएंगे हम कैश बुक अमित ट्रेडर्स, यहाँ पर लिख देंगे कैश बुक। ठीक बच्चों, ये बीच में हो गया, ये आपकी डेट हो गई, ये आपका पार्टिकुलर्स हो गया, ये आपका हो गया वाउचर नंबर, ये हो गया आपका LF और बैंक और सॉरी इसको कैश करो पहले, तो कैश अमाउंट और बैंक का अमाउंट। ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही इधर बना देंगे। इधर आपकी डेट हो गई, ये आपका हो गया पार्टिकुलर्स, ये आपका वाउचर नंबर, ये फोलियो नंबर, ये कैश और बैंक, ये वाउचर नंबर LF कैश का अमाउंट और बैंक का अमाउंट।
ये आपके कॉलम हो गए आपकी कैश बुक के। कैश बुक में एक साइड में 6 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम डेबिट साइड, 6 कॉलम क्रेडिट साइड। इसको डेबिट साइड जैसे कैश बुक में था वही हम यहाँ भी है। ये क्रेडिट साइड, ये आपकी रिसीट्स और ये आपका पेमेंट। जो भी कैश रिसीट होगा या चेक रिसीट होगा, कोई चेक हमें दे जाता है वो भी इसमें लिखेंगे लेकिन बैंक कॉलम में आ जाएगा। कैश दे जाएगा तो कैश कॉलम में आ जाएगा। ऐसे ही भुगतान करेंगे तो कैश में पेमेंट किया तो कैश में आ गया, अगर हमने चेक इशू कर दिया तो बैंक में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर हमने चेक के थ्रू भुगतान कर दिया तो बैंक की क्रेडिट में आ जाएगा, अगर कैश से कर दिया तो कैश के क्रेडिट में आएगा। कैश बुक का तो हम बता ही चुके हैं सारी चीज़ आपको कि कैश में क्या क्या। बैंक में थोड़ी थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ कि बैंक में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो एंट्री करने के लिए जैसे कि कैश अकाउंट एसेट अकाउंट था, ऐसे ही बैंक अकाउंट भी एसेट अकाउंट है ना। इसमें डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, या डेबिट द इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। सेम नियम बैंक वाले पे भी लागू होते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट में पैसा जमा होता है तो वो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने से मतलब डेबिट हो गया। अगर आपने बैंक से पैसा निकाल लिया तो वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया मतलब क्रेडिट कर दिया। वो हमने आपको जो बताए थे अभी, वो सेम नियम इस पे भी बैंक पे भी लागू होते हैं। आज समझ में आ गई? एक तो बात यह है कि सेम नियम लागू होते हैं। अब बैलेंस की बात आती है। कैश में हमेशा डेबिट बैलेंस होगा या नील हो जाएगा, जीरो बराबर बराबर हो जाएगा कि हमारे पास कोई कैश नहीं बचा तो जीरो बैलेंस हो जाएगा। क्रेडिट में कभी नहीं आएगा, क्रेडिट में कभी भी नहीं आएगा। लेकिन बैंक बैलेंस में थोड़ा सा गड़बड़ है। बैंक बैलेंस में क्या है कि आपका जितना पैसा जमा है हो सकता है बैंक आपको उससे ज़्यादा निकालने की परमिशन दे दे, तो उस स्थिति में उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। हमने पिछले चैप्टर में उसको डिस्कस किया है कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा वो हमारा फिर डेबिट बैलेंस हो जाएगा, वो सॉरी क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। डेबिट बैलेंस तो होता ही है, लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया है तो वो हमारा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बैंक में ये थोड़ी सी स्थिति ये अलग हटके है। अब चेक जमा होता है, बैंक में हम चेक जमा करते हैं तो रिसीट हो गया, बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ेगा तो हम रिसीट साइड में नोट कर देंगे। अगर हमने चेक इशू किया है, चेक हम इशू करेंगे तो इशू करेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आ गई? डिस्काउंट का अलग से एंट्री होगी जैसे कि कैश में होता था, कैश डिस्काउंट या कैश रिसीट, डिस्काउंट रिसीप्ट जो हम कैश में करते थे, ऐसे ही चेक में भी हो सकता है कि चेक मान लो किसी को इशू किया गया और उस पर डिस्काउंट मिल गया या दे दिया तो उसकी भी एंट्री हम जनरल से करेंगे। इसमें कोई डिस्काउंट का कॉलम नहीं आएगा, इसमें केवल जितने अमाउंट का चेक आएगा वही चेक या तो पेमेंट में आएगा, अगर चेक हमने जमा किया है तो पेमेंट में वो रिसीट में आएगा, और अगर हमने चेक इशू किया है तो पेमेंट में आएगा। ठीक बात? तो ये एक बात हो गई कि सेम चीज़ आ गई। अब आता है कि चेक क्या होता है कि कभी कभी डिसऑनर हो जाते हैं। चेक कभी कभी डिसऑनर हो जाते हैं। आपको किसी ने चेक दिया, आपको किसी पार्टी ने या डेटर ने आपको चेक दिया और चेक आपने ले जाके बैंक में जमा कर दिया। चेक आपने ले जाके बैंक में जमा कर दिया। आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट में और यहाँ पे उसका बैलेंस बढ़ा देंगे। पेमेंट वो रिसीट साइड में हो गया कि आपका इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ गई? आपको चेक पार्टी ने दिया तो चेक प्राप्त हुआ आपको, और चेक प्राप्त हुआ है तो आप उसको रिसीट साइड में लिखेंगे। ठीक है ना, प्राप्त हो गया। अब क्या हुआ कि वो चेक डिसऑनर हो गया, वो चेक डिसऑनर हो गया और आपको पता चला कि बैंक वाले ने बैलेंस कम कर दिया।
तो उसको हम फिर पेमेंट साइड में दिखाएंगे, उसको हम पेमेंट साइड में फिर दोबारा से दिखाएंगे। हमने रिसीट में तो यह दिखा दिया था कि चेक हमने जमा किया बैंक में, यहाँ पर बैलेंस बढ़ा दिया बैंक का, लेकिन अब वो डिसऑनर हो गया तो हम दोबारा से उल्टा कर देंगे उसका। बात समझ में आ गई? ऐसे ही हमने चेक इशू किया है, चेक इशू किया है तो हम कहाँ दिखाएंगे? पेमेंट में दिखाएंगे ना, हमने भुगतान कर दिया, यहाँ बैंक से बैलेंस कम कर देंगे। लेकिन अब वो चेक इशू किया, लेकिन प्रेजेंटेशन में वो चेक हमारा डिसऑनर हो गया, तो अगेन हम फिर रिसीट में उसको दिखा देंगे बैंक का। बात समझ में आ गई? तो ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। बाकी डिस्काउंट तो वैसे ही हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, चेक रिसीव हुआ आपका वो हो गया। और चेक के संबंध में क्या बात हो सकती है? बैंक ड्राफ्ट या चेक आपके किसी डायरेक्ट ने जमा कर दिया, वो बात एक ही है। अगर कोई पार्टी आपकी डायरेक्ट बैंक में जाके जमा कर देती है चेक या ड्राफ्ट, तो वो आपको रिसीट में आ गया, आपको दिखाना पड़ेगा कि वो रिसीट हो गया। एक ही बात है, चाहे आप जमा करो या पार्टी जमा कर दे बैंक में, तो आपका बैलेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब इंक्रीज हो गया तो रिसीट हो गया। कि एक और स्थिति आ सकती है चेक के बारे में। चेक आपको प्राप्त हुआ और आपने उसी दिन उसको जमा नहीं किया, आपने उसी दिन उसको जमा नहीं किया, चेक रिसीट received on 25/3/2023 but deposited into bank on 31/3/2023। आपको एक चेक मिल गया 25/3/2023 को और आपने उसको 31/3 में जमा किया जाके, तो आप क्या एंट्री करते हो? जनरल एंट्री में हमने पढ़ाया था आपको कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जिसने भी आपको वो दिया है, ये एंट्री करी थी हमने। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब इसमें कहीं भी बैंक का नाम नहीं है, तो लिहाजा ये एंट्री जो है ना बैंक में नहीं होगी। जब आपको चेक मिला हुआ है और आपने अपने पास रख लिया तो ये एंट्री नहीं होगी। लेकिन जब ये 31 तारीख को आप जाके बैंक में जमा करेंगे, जब ये 31 तारीख को आप जाके बैंक में जमा करेंगे तो आपको ये एंट्री बैंक में करनी पड़ेगी। और तब क्या एंट्री करनी पड़ेगी आप सोचिए? उस टाइम होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ये जो एंट्री करेंगे आप, तब आप ये एंट्री करेंगे। तब आपको ये यहाँ पर जो लिखना पड़ेगा टू चेक इन हैंड अकाउंट लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? पार्टी की जगह जो आप पार्टी को लिखते हैं, अगर डेटर, अगर यहाँ पे आपने इसी दिन जमा कर दिया होता तो आप क्या लिखते? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर का नाम लिखते फलाने फलाने। लेकिन अब चूंकि ये जमा नहीं किया आपने, चेक इन हैंड अकाउंट अपने पास रखे हुए हैं, तो हम चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है ना? हम यहाँ लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, जिससे कि ये दोनों एंट्री नील हो जाएगी। यहाँ डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट कर दिया, बात बराबर होगी। यहाँ हमने इसको क्रेडिट दे दिया जिसने हमें चेक दिया था, यहाँ हमने बैंक को डेबिट कर दिया, चूंकि बैंक को पैसा जमा हो गया इसलिए। तो ये एक एंट्री आपको ध्यानपूर्वक रखनी है, ध्यान से देखना है कि अगर चेक आपको रिसीव हुआ है और वो चेक आपने जमा नहीं किया है तो आप उस दिन वो एंट्री नहीं करेंगे। आप किस दिन वो एंट्री करेंगे? आप जिस दिन बैंक में वो जमा करेंगे उस दिन करेंगे। और किस हेड के अंडर में करेंगे? टू चेक इन हैंड अकाउंट में करेंगे। बात क्लियर? तो ये कुछ थे जो बैंक में आपको, बैंक का अकाउंट बनाने में आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। एक और बताता हूँ बच्चों, एक एंट्री हो सकती है कि
कैश और बैंक दोनों मिले हुए हैं, कैश और बैंक दोनों मिले हुए हैं। आपने क्या किया, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से कैश निकाला। अब इसमें दोनों चीज आपकी इफेक्टेड हो गई, आपकी दोनों चीजें इफेक्टेड हो गई। कैश आपका बढ़ गया तो आपने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया टू बैंक, बैंक अकाउंट आपका कम हो गया, बैंक ने आपको पेमेंट कर दिया, बैंक ने आपको पेमेंट कर दिया, तो ये हो गया आपकी, ये जनरल एंट्री बनती है। कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मतलब कैश भी इन्वॉल्व है और बैंक भी इन्वॉल्व है। तो आप करेंगे क्या कि डेबिट साइड में यहाँ पे तो टू बैंक हो जाएगा और ये कैश में आएगा, जितना भी रकम होगी, मान लो 10,000 है तो ये कैश में आ जाएगी। और इस साइड में लिखेंगे ये क्रेडिट में है बैंक में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, और ये बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा 10,000। बात समझ में आई। और एलएफ में इसमें सी लिख देते हैं, एलएफ में सी लिख देते हैं। सी का मतलब समझते हो, कॉन्ट्रा वाउचर, मतलब ये वाउचर एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ हम वैसे क्या लिखते हैं, जो लेजर में पोस्टिंग करते हैं ना, जिस लेजर में जाके उसका नंबर लिखते हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ तो हमने यही लिख दिया, इसलिए हमने सी लिख दिया कि ये कॉन्ट्रा वाउचर है। एक दूसरे का कैश निकाला या कैश जमा किया हमने। तो बच्चों ये तो हो गई कैश विड्रॉल की एंट्री। अब कैश डिपॉजिट की एंट्री हम समझते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो क्या होगा कि हमारे पास से कैश कम हो जाएगा। विड्रॉल में क्या था, कैश हमारा बढ़ गया था व्यापार और बैंक में कम हुआ था। अब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका मतलब है कि हमारे पास कैश कम हो गया और बैंक में बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाता है टू कैश अकाउंट। ये हमारी डिपॉजिट की एंट्री है। डिपॉजिट जब करते हैं तब, जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में कैश बढ़ जाएगा और हमारे पास कैश कम हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी ये। अब दूसरे तरीके से सोचते हैं कि डिपॉजिट किया तो हमने पेमेंट किया, और पेमेंट किया तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो क्रेडिट हो गया कैश। और बैंक में बढ़ गया तो बढ़ गया, मतलब इंक्रीज हो गया या रिसीट हो गया, तो हमारा डेबिट हो गया, डेबिट में आ जाएगा। अब इसकी एंट्री कैश बुक में कैसे करेंगे, कौन से कॉलम में करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक को डेबिट में हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। लेकिन कॉलम कौन सा रहेगा, बैंक का कॉलम, ये बैंक का रहेगा। बच्चों ये ध्यान रखना, टू कैश अकाउंट लिख रहे हैं लेकिन कॉलम बैंक का रहेगा। यहाँ पर कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, लेकिन कैश में लिखेंगे कितना, 10,000। कॉलम का विशेष ध्यान रखना, अगर बैंक है तो कैश वाले में आएगा और अगर कैश है तो बैंक वाले कॉलम में आएगा। बात समझ में आ रही है। जिसका यहाँ पार्टिकुलर्स में जो नाम लिख रहे हैं उसी के कॉलम में नहीं जाएगा। पार्टिकुलर्स में जो नाम हम लिख रहे हैं उसी के कॉलम में नहीं जाएगा, वो अपोजिट कॉलम में जाएगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर्स में अपोजिट वाला अकाउंट जो अफेक्टेड हो रहा है उसको ले तो बच्चों समझ गए। अब हम ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से और एंट्री करते हैं। ये तो हम डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर दिया और ये भी, ये प्रोफॉर्मा तो बता रहने देते हैं, अमाउंट इसमें से डिलीट मार देते हैं, इससे कि ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक बच्चों, अब ये हमारे पास प्रोफॉर्मा रह गया है और हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक एक करके एंट्री लेते हैं और ये समझते हैं
कि एंट्री कैसे की जाती है। मान लीजिए हमें ट्रेडर्स का ही है, तो आपके लिए क्वेश्चन होगा प्रिपेयर ए डबल कॉलम कैश बुक from the following transactions. From the following transactions in the books of Amit Traders. In the books of Amit Traders for the month of January 2023। ये आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि एक डबल कॉलम की कैश बुक अमित ट्रेडर्स के बुक्स में बनाइए जो आपको ट्रांजैक्शन दिए गए हैं। पहला ट्रांजैक्शन 01 जनवरी 2023, कैश इन हैंड 25,000 एंड एट बैंक 20,000। पहली एंट्री है आपके पास, पीछे से कैश लाया गया है कि कैश है आपके पास 25,000 और बैंक में है 20,000। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आपने नया व्यापार शुरू किया तो ये पीछे की कोई एंट्री ना हो, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि पीछे से हमारे पास बैलेंस आ रहा है, जिससे कि आपको एंट्री समझ आ जाएगी। तो कैश इन है 25,000 एंड एट बैंक। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे 2023 जनवरी 1। डेबिट में क्यों लिखेंगे बच्चों? क्योंकि कैश में हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, नंबर एक बात। दूसरी बात, जब आपको नई साल में पहली तारीख को कैश रिसीट हो रहा है तो ये रिसीट का कॉलम है, नंबर दो बात। तीसरी बात है कि कैश में इंक्रीज होने पे हम डेबिट करते हैं, तो ये इंक्रीज ही हुआ है क्योंकि इंक्रीज किया हुआ हमें मिल रहा है। तो सभी तरीके से आप समझ लीजिए कि हमें डेबिट में क्यों लिखना है। अब लिख दीजिए यहाँ पे टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। कैश में कितना लाए 25,000 और बैंक में लाए हैं 20,000। समझ गए? हम कैश में बैलेंस लाए हैं 25,000 और बैंक में लाए हैं 20,000। ये बैंक वाला बैलेंस इधर हो सकता है जब बैंक ओवरड्राफ्ट की स्थिति हो। अगर यहाँ लिख दिया जाता कि एंड इन बैंक ओवरड्राफ्ट एग्जिस्ट्स रुपीज इतने, तो बैंक में ओवरड्राफ्ट की स्थिति आ जाएगी, तो यहाँ क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। कैश में कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा, कैश में हमेशा डेबिट रहेगा या जीरो बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट एंट्री लिखते हैं 4 जनवरी 2023। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश ₹10,000। हमने 10,000 का गुड्स परचेज कर लिया, किसमें? कैश से। कैश से हमने परचेज कर लिया गुड्स। ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि जब हम परचेज करेंगे कैश से तो हमारे पास से कैश चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या पेमेंट हो जाएगा। तीनों बातें समझ लीजिए, पेमेंट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास से चला जाएगा। तो डेट डालेंगे 2023 जनवरी 4 बाय परचेज अकाउंट 10,000। कैश में हुआ है तो कैश में, परचेज अकाउंट कैश के अपोजिट है, किस हेड में कैश गया है वो हमने लिखा है भाई परचेज अकाउंट। ठीक बच्चों, नंबर 3 एंट्री हो सकती है आपके पास
मान लीजिए ये है 06 जनवरी 2023, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनिल 5000, 5000 का अनिल से हमने माल खरीदा। पीछे हमने खरीदा था कैश में माल 10,000 का, अभी हमने 5,000 का अनिल से माल खरीदा। कैसे खरीदा होगा? ये उधार खरीदा होगा, क्योंकि इसमें कोई कैश का जिक्र नहीं किया गया है। जब उधार माल खरीदा है तो हमारे ना कैश बुक से रिलेट करता है और ना बैंक से रिलेट करता है, लिहाजा इसकी एंट्री हम कैश बुक में या कैश बुक के किसी भी कॉलम में नहीं करेंगे, ना बैंक की कॉलम में ना कैश कॉलम में। ठीक बात समझ में आ गई? फोर्थ एंट्री हो सकती है, मान लीजिए 08 जनवरी 2023, गुड्स सोल्ड ऑन कैश रुपीज 10,000, हमने 10,000 का माल बेच दिया, 10,000 का माल सेल कर दिया कैश में। क्या स्थिति बनी कि कैश में जब सेल करोगे तो कैश हमारे पास आएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रिसीट हो जाएगा। तो हम डेबिट में लिखेंगे कैश को जनवरी 8 टू सेल्स, क्योंकि सेल्स में आया, सेल्स हमारा दूसरा अकाउंट है, टू सेल्स। अब किस में है? कैश में। कैश में हमने 10,000, ठीक बात समझ में आई? कैश में हमने 10,000 लिख दिया। फिफ्थ एंट्री हो सकती है, मान लीजिए 10 जनवरी 2023, गुड्स सोल्ड टू श्याम रुपीज 7,000, हमने श्याम को माल सेल कर दिया, श्याम को माल सेल कर दिया। इसका मतलब भी वही निकला कि हमने उधार माल बेच दिया। अब उधार माल की यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, लिहाजा इसकी भी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे। ठीक बात। नंबर नेक्स्ट 12 जनवरी 2023, अब हमने माल बेचा था अनिल को। अनिल ने क्या किया? हमको एक चेक इशू कर दिया, तो सॉरी परचेज किया था माल अनिल से। अनिल से माल हमने परचेज किया था, कितने का? 5,000 का। अब हम उनको चेक देंगे, चेक इश्यूड टू अनिल and received a discount of ₹500। समझिए बात, 4,500 का हमने अनिल से माल परचेज किया था। अब हम उनको एक चेक इशू कर दिया 4,500 रुपये का, और 500 रुपये की उन्होंने छूट दे दी हमें, 500 रुपये की हमें छूट दे दी। अब इस 500 रुपये की तो एंट्री कोई नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि छूट के लिए हम केवल एक जनरल में एंट्री कर देंगे। इसका कोई भी बैंक से और कैश से लेना देना नहीं है। ये हमारा चेक मिला है हमें, चेक और चेक इश्यूड टू अनिल एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ ₹500। तो 500 का तो हमें कोई एंट्री नहीं करना है, क्योंकि 500 तो हमारा रिसीव वो हुआ है डिस्काउंट का। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी एंट्री है, और बैंक से या कैश से कोई लेना देना नहीं। ये एंट्री क्या करेंगे हम? जब बैंक को चेक इशू करेंगे तो हमारा बैंक में पैसा कम हो जाएगा। हमने बैंक से पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट कर दिया तो बैंक को क्रेडिट करेंगे और अनिल को डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम जनवरी 12 सॉरी
तो पेमेंट का कॉलम जनवरी 12 बाय अनिल अकाउंट 4500। ठीक, ये हमारा बैंक से हमें पेमेंट कर दिया, बैंक में पैसा कम हो गया, बैंक से भुगतान हो गया, तो ये हमारा बैंक में डिक्रीज हो गया है, तो बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया, किस ब्याह पे, अनिल के ब्याह पे। नेक्स्ट एंट्री हो सकती है 14 जनवरी 2023। मान लीजिएगा ये हमने श्याम को माल बेचा था 7000 का, श्याम को माल बेचा था हमने 7000 का। अब श्याम क्या करेगा, हमें पैसे देगा, तो उसने भी चेक हमें दे दिया, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम श्याम एंड allowed a discount of rupees 500। और ये जो 7000 का था, तो ये हमने 6500 का उसने चेक रिसीव मिला, उसने हमें चेक दिया 6500 का। हमने उसको माल बेचा था 7000 रुपये का, माल बेचा था 7000 का, तो उसने हमें चेक दे दिया एक कि 6500 का ये ले लीजिए, और 500 रुपये डिस्काउंट का हमने उसको अलाउ कर दिया। तो ये डिस्काउंट जो अलाउ किया इसकी यहाँ भी कोई एंट्री नहीं होगी। और यहाँ चूँकि पैसा बढ़ गया, रिसीव हो गया बैंक में, तो ये हमारा जनवरी रिसीव पे आ जाएगा, जनवरी 14 टू श्याम अकाउंट, कितना 6500। ये बैंक वाले कॉलम में आएगा, 6500 रुपीज़ हमें बैंक में बढ़ गया, तो 6500 रिसीट हो गया, हमने बढ़ा दिया। और चेक इशू किया था, तो 4500 का भुगतान हो गया था बैंक से। तो ये बैंक में हमने उधार माल बेचा, उसकी कोई एंट्री नहीं। जब हमें चेक रिसीव किया, तो ये एंट्री एक और हो सकता है। 20 जनवरी 2023। चेक रिसीव्ड फ्रॉम हरिमोहन dated 25th 23। एक हरिमोहन से हमें चेक मिला, किसी कारण से मिला होगा, हरिमोहन से चेक मिला जो कि पोस्ट डेटेड चेक था। उन्होंने हमें 20 तारीख को दिया है, लेकिन उस पर डेट पड़ी हुई है 25th की, डेट पड़ी हुई है 25th की। तो इसकी एंट्री कुछ नहीं होगी इस डेट में। इसकी एंट्री कब होगी, जब हम 25th को चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये चेक हम जब डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तब इसकी एंट्री होगी, क्योंकि अब बैंक इन्वॉल्व हो गया। अब बैंक इन्वॉल्व हो गया, और कैसे इन्वॉल्व हुआ कि हमने डिपॉजिट किया, तो उसका उसमें रिसीट हो जाएगा। तो ये हम फिर करेंगे जनवरी 25th, लेकिन किसको, ऑन बिहाफ ऑफ। हमने आपको बताया था कि जब हम चेक हमें कोई रिसीव होता है और हम अपने पास रख लेते हैं, तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। जनरल प्रॉपर में एंट्री करते हैं, चेक रिसीव्ड इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिससे मिला टू डेटर, जिससे भी चेक मिला, यहाँ हरिमोहन है तो हरिमोहन से मिला, तो चेक रिसीव्ड इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हरिमोहन।
और 5,000 करके हमने एंट्री कर दी अपने जनरल में। लेकिन जब ये चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में, तो अब हरिमोहन का नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट 5,000। ठीक है ना, हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है चेक इन हैंड का कैसे एंट्री करते हैं। तो ये चेक इन हैंड अकाउंट हो सकता है। एक एंट्री और करके बताता हूँ। 27 जनवरी 2023 कैश withdrawn for personal use। मालिक ने क्या किया कि 2,000 रुपये कैश विड्रॉ कर लिया, कैश विड्रॉ कर लिया। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, कहाँ से किया, बैंक से, फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉल कर लिया 2,000। तो कैसे जब पेमेंट करेंगे तो कहाँ, यहाँ एंट्री आएगी, देखिए जनवरी 27 बाई, अब अकाउंट कौन सा होगा, बाई ड्रॉइंग अकाउंट। जब मालिक अकाउंट से पैसे निकालता है तो उसको ड्रॉइंग अकाउंट बोलते हैं, बाई ड्रॉइंग अकाउंट, और बैंक के कॉलम में 2,000। ठीक है ना बच्चों, कॉलम विशेष ध्यान रखना है कि कैश से हो तो कैश में लिखना है, बैंक से है तो बैंक में लिखना है, नहीं तो आपका कैश बुक गलत हो जाएगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतनी एंट्री करिएगा, क्योंकि अब ज़्यादा हो जाएगा फिर धीरे धीरे। तो आज हम इतना ही लिखते हैं और इसका टोटल करते हैं बच्चों, इसका टोटल कर देते हैं। पहले डेबिट का टोटल करेंगे, क्योंकि डेबिट टोटल ज़्यादा होता है, डेबिट का टोटल एक्सीड करेगा, डेबिट में ही टोटल आएगा ज़्यादा। ये तो डेट का कॉलम है, यही अमाउंट इधर लिख लेंगे हम। और यहाँ लिखेंगे जनवरी 31 बाई बैलेंस CD। ये बैलेंस ले जाया गया 10,000, 25,000 हमारा कैश में है, और ये हो गया आपका 25,000 बैंक में है। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 और 25,000। ये हमारी जनवरी महीने की कैश बुक इन ट्रांजेक्शन की पूरी होती है बच्चों। ठीक बात समझ में आ गई? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम में कुछ और एंट्रीज लेते हैं, क्योंकि सारी एंट्रीज एक साथ पॉसिबल नहीं है। कुछ और एंट्रीज रहेंगे, वो और आपको बताएंगे उनके बारे में, वो भी समझना। पहले आज इतनी सी एंट्री आप करके देखिएगा, कोई क्वेश्चन उठा लीजिए और उसमें से करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कैश बुक के बारे में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने यार दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। ओके, बाय बाय, गुड डे।